गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे साइंस में और वहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन F तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमें सेक्शन F वेजिटेशन हम लोग ने कंप्लीट किया था और आज हम लोगों को सेक्शन G पढ़ना है और G में इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बताया है। तो आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में उनको भी कंप्लीट करेंगे। बुक में सबसे पहले बात करी गई है कि सबसे पहले प्लांट किंगडम को किसने वर्गीकृत किया, किसने क्लासिफाई किया। तो देखिए, सबसे पहले थ्रियोफ्रस्टम ने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 पौधों को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। ये थ्रियोफ्रस्टम कौन है? ये अरस्तू के शिष्य थे। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम और इन्होंने क्या किया, 500 पौधों को 4 भागों में बांट दिया। वो कौन से 4 भाग थे? हर्ब्स, अंडर श्रब, श्रब और ट्रीज़, यानी कि शाक, उपछयु, झाड़ी और वृक्ष। इन 4 वर्गों में इन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया। तभी से इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर फादर ऑफ बॉटनी पूछेगा क्वेश्चंस तो थ्रियोफ्रस्टम थ्रियोफ्रस्टम आंसर होगा हमारा। इनकी बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने किन 4 भागों में वर्गीकृत किया था? आपको ये ध्यान होना चाहिए। हर्ब्स, अंडर श्रब, श्रब और ट्रीज, यानी कि शाक, उपछयु, झाड़ी और वृक्ष। थ्रियोफ्रस्टम के बाद दूसरा नाम आता है प्लांट किंगडम की जब भी बात करी जाती है तो वो नाम है बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर ने 1862 में अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में 200 पौधों को 200 कुलों में विभाजित किया और फूलों के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया: डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडन। तो बेंथम एंड हुकर ने 1862 में, थियोफ्रस्टम के बाद बेंथम और हुकर ने 1862 में अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में पौधे को 202 कुलों में विभाजित किया और फूल के आधार पर डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडन इन 3 भागों में विभाजित किया। अगर इसके बाद हम बात करें कि प्लांट किंगडम को और किसने क्लासीफाई किया है तो उसके बाद नाम आता है हचिंसन का। हचिंसन ने 1959 में 3 भागों में बांटा पौधों को: एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। तो जो बेंथम एंड हुकर हैं वो हचिंसन हैं। इन दोनों के क्लासिफिकेशन में 2 चीज़ें सेम थी। मोनोकोटिलेडन की इन्होंने भी बात करी थी, इन्होंने भी बात करी थी। डाइकोटिलेडन की दोनों ने बात करी थी, इन्होंने जिम्नोस्पर्म की बात करी थी और इन्होंने एंजियोस्पर्म की बात करी थी। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन की बात करी लेकिन इनको कैटेगराइज नहीं किया था। तो हचिंसन ने क्या किया, डाइकोटिलेडन को 2 भागों में डिवाइड किया, लिग्नोसी और हारबेसी में, और मोनोकोटिलेडन को 3 भागों में डिवाइड किया, कैलिसिफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी और ग्लूमीफ्लोरी। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो तीसरा नाम फेमस हुआ प्लांट किंगडम में हचिंसन का। 1959 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया: एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन को 2 भाग में, लिग्नोसी और हारबेसी, और मोनोकोटिलेडन को 3 भागों में, कैलिसिफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी और ग्लूमीफ्लोरी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप्स में प्लांट किंगडम को बांटा। फाइनली जाके एक ऐसा डिवीज़न हुआ जो सर्वसम्मत हुआ, यानी कि सभी लोगों ने इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया। क्योंकि देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइप बता रहे थे तो उसमें से होता है ना, सभी को मिला के एक मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया कि जो हर जगह मान्य होगा। तो वो क्लासिफिकेशन क्या था, आइए जानते हैं। प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया सबसे पहले, थैलोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। अब थैलोफाइटा में उनको रखा गया जिनमें एम्ब्रायो नहीं बनता था, यानी कि भ्रूण नहीं बनता था, और एम्ब्रायोफाइटा को उसमें रखा गया जिसमें कि एम्ब्रायो बनता था, यानी कि भ्रूण विकसित होता था। तो प्लांट का डिवीज़न कितने पार्ट्स में हो गया? 2 पार्ट्स में, थैलोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा में भ्रूण या एम्ब्रायो नहीं बन रहा है और एम्ब्रायोफाइटा में भ्रूण या एम्ब्रायो बन रहा है। जब
थैलोफाइटा का डिवीज़न किया गया तो फिर ये देखा गया कि बहुत से ऐसे कुल हैं, बहुत से ऐसे पौधों की प्रजातियां हैं जिनमें भ्रूण नहीं बन रहा है। तो इस थैलोफाइटा को इन्होंने 10 कैटेगरी में डिवाइड किया। आइए जानते हैं वो 10 कैटेगरी क्या है। साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाफाइटा, मिक्सोमाइकाफाइटा और यूमाइकोफाइटा। अब देखिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, वो पूछ लेंगे ये फ्रियोफाइटा जो है, फियोफाइटा, ये इसमें भ्रूण विकसित होता है या नहीं। तो अगर आपको ये ध्यान होगा कि जो फियोफाइटा है वो प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा वर्ग में आता है, तब आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें भ्रूण विकसित नहीं होता है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्होंने पूछ लिया कि क्राइसोफाइटा में भ्रूण विकसित होता है या नहीं विकसित होता है। तो क्राइसोफाइटा थैलोफाइटा का कैटेगरी में आता है ना, तो यानी कि इसमें भ्रूण नहीं बनता होगा। तो आपको ये 10 नाम याद होने चाहिए। साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। देखिए, फ़ाइटा से आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सभी में क्या आ रहा है, फ़ाइटा आ रहा है ना, और यहाँ पे भी थैलोफाइटा। तो फ़ाइटा वाले जो मेनली हैं उनमें भ्रूण नहीं बन रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे थैलोफाइटा को इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, वैसे एम्ब्रायोफाइटा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। अब देखिए, एम्ब्रायोफाइटा में भ्रूण विकसित हो रहा था, तो ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में भी भ्रूण विकसित हो रहा है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा ब्रायोफाइटा में भ्रूण विकसित होता है या नहीं, तो अब ब्रायोफाइटा एम्ब्रायोफाइटा का पार्ट है, यानी कि इसमें भ्रूण विकसित होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मसाई, हिपेंटिसी और एंथ्रेसिरोटी। और ट्रैकियोफाइटा को इन्होंने 4 भागों में कैटेगराइज किया, साइलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये जितने स्पिडा वाले हैं ये ट्रैकियोफाइटा में आ रहे हैं। साइलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब इसमें से टेरोप्सिडा को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिलीसनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, फिलीसनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म को हॉरिंसन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, साइकोफाइटी और कानीफेरोफाइटी। साइकोफाइटी और कानीफेरोफाइटी। और एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। तो ये है डिवीज़न प्लांट किंगडम का। इसको आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ तरीके हैं याद करने के, आप उन तरीके से याद कर सकते हैं कि ये जो लॉप्सिडा आएगा तो ये ट्रैकियोफाइटा में आएगा, तो चाहे साइलॉप्सिडा हो, लाइकोप्सिडा हो, स्फिनोप्सिडा हो, टेरोप्सिडा हो, तो ट्रैकियोफाइटा इस तरह से 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में ये 3 नाम याद रखिएगा, मसाई, हिलैप्टिसी, एंथ्रेसिरोटी। एंजियोस्पर्म में 2 है, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। जिम्नोस्पर्म में 2 है ना, साइकोफाइटी, कॉनीफेरोफाइटी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, 1-2 बार आप इस चार्ट को बनाएंगे तो आपको ईज़िली लर्न हो जाएगा। अब आइए जानते हैं इस डिवीज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एम्ब्रायोफाइटा यानी जिनमें भ्रूण विकसित होता है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो आइए जानते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट तो ये कि ये एम्फीबियस प्लांट होता है। देखिए, एम्फीबियस प्लांट का मतलब ये, आप एम्फीबियन जब सुनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो स्थल में भी पाया जाता है, वो जल में भी पाया जाता है। तो अगर ये ब्रायोफाइटा एम्फीबियस प्लांट है तो इसका मतलब ये जल में भी पाया जाने वाला पौधा है और ये स्थल में भी पाया जाने वाला पौधा है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एम्फीबियस प्लांट। उसके बाद थैलस की बात करते हैं। इसका जो शरीर होता है वो थैलस जैसा होता है, यानी कि सूकाय जैसा शरीर होता है इसका, और इसमें संवहन ऊतक एब्सेंट होता है, यानी कि वास्कुलर टिश्यू का इसमें अभाव होता है।
तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने थे। यहाँ से ही पेपर में आएगा एम्फीबियस प्लांट कौन सा है, ब्रायोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा है एम्फीबियस प्लांट। शरीर कैसा होता है, थैलस जैसा होता है। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, तो एब्सेंट होती है। ये 3 एग्जाम्पल पेपर में आ चुके हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। तो ये तीनों ही ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं, यानी कि जिनमें भ्रूण विकसित होता है, जिनका जो एम्फीबियस प्लांट हैं, थैलस जैसा शरीर होता है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। उसके बाद बात करते हैं ट्रैकियोफाइटा की। ट्रैकियोफाइटा कैसे प्लांट हैं, ये स्थलीय हैं और बीजाणुविद हैं, जिसको कि स्पोरोफाइटा भी बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि ये स्थल में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और बीजाणुविद होते हैं, यानी कि इनमें बीज होता है, और ऐसे पौधों को हम लोग स्पोरोफाइटा इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जाना था शरीर थैलस जैसा होता है। यहाँ पर पेड़ों में, पौधों में वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्तियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू पूर्ण तरीके से विकसित होता है। तो यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने बताया था ट्रैकियोफाइटा को इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। तो वो 4 कैटेगरी कौन सी थी, टेरोप्सिडा था, स्फिनोप्सिडा था, लाइकोप्सिडा था और साइलोप्सिडा था। अब टेरोप्सिडा को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिलिस्नी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिलिप्सनी के एग्जाम्पल की बात करें तो फिलिप्सनी के 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, टेरिस, ड्रायोप्टिरिस और एडियंटम। तो फिलिस्नी का 3 एग्जाम्पल टेरिस, डायोप्टिरिस और एडियंटम। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मैंने बताया था आपको, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी कि नग्न बीज। तो जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, बीज तो पाए जाते हैं लेकिन कैसे, नग्न बीज, वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। पॉलिनेशन कैसा होता है इनका, तो इनका पॉलिनेशन हवाओं के द्वारा होता है, यानी कि हवा के द्वारा ये पॉलिनेशन करते हैं। जाइलम टिश्यू में वाहिकाओं की एब्सेंस होती है, और ज़ीरोफाइटा स्वभाव के पौधे होते हैं। ये ज़ीरोफाइटा स्वभाव के ये पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों को हम लोग कोन्स बोलते हैं। स्टोमेटा इसमें गड्ढों में धंसे रहते हैं और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, बीज होते हैं लेकिन नग्न बीज होते हैं, विंड के थ्रू ये पॉलिनेशन करते हैं। जाइलम टिश्यू में वाहिकाओं का एब्सेंस होता है। ज़ीरोफाइटा स्वभाव के ये पौधे होते हैं, इनको कोन्स बोलते हैं। स्टोमेटा गड्ढों में धंसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, साइकस क्या है, वो एक जिम्नोस्पर्म है। देवदार भी एग्जाम्पल दिया था, पाइनस में दिया था, जिंगो भी दिया था। तो एग्जाम्पल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो साइकस, जिंगो और पाइनस, तो ये जिम्नोस्पर्म के बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। और देवदार एक एग्ज़ाम्पल और जोड़ लीजिए आप, देवदार, कल हम लोगों ने देवदार की भी बात करी थी। कल जब हम लोग पेपर लगा रहे थे तो उसमें देवदार आया था। उसके बाद बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो देखिए, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि इनके पौधे शाक में, झाड़ी में, वृक्ष में विभाजित होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं, यानी डाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, ये इनमें शाक होता है, झाड़ियाँ होती हैं, वृक्षों में विभाजित होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है, डाइसेक्सुअल भी होता है। जिम्नोस्पर्म क्या था, यूनिसेक्सुअल, एंजियोस्पर्म यूनिसेक्सुअल, डाइसेक्सुअल दोनों है, ठीक है। और इसमें शाक, झाड़ी, वृक्ष में ये विभाजित होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बात और बताना चाहेंगे, जो एंजियोस्पर्म होता है ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या बहुवर्षीय भी होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जिम्नोस्पर्म है वो बहुवर्षीय होता है। ये तो बहुवर्षीय ही होता है जिम्नोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म 1 वर्षीय भी होता है, 2 वर्षीय भी होता है, बहुवर्षीय भी होता है। और मैंने यहाँ पे बताया था जिम्नोस्पर्म में कि हवा के द्वारा इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म का जो पॉलिनेशन होता है वो फल और बीजों के द्वारा होता है, विभिन्न माध्यमों से, फलों के द्वारा, बीजों के द्वारा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो
पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो विंड के थ्रू होता है। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंजियोस्पर्म में मैंने बताया था कि इन्होंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। तो डाइकोटिलेडन में इनके बीज द्विबीजपत्र होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, और मोनोकोटिलेडन में जो बीज होते हैं वो एक बीजपत्री होते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि ये डाइकोटिलेडन है या मोनोकोटिलेडन है? कल मैंने बताया था अगर पत्तियों में रेशों का डिवीज़न जो है वो पैरेलल है तो वो मोनोकोटिलेडन होगा, वो एक बीजपत्री होगा। लेकिन अगर पौधों की पत्तियां जो हैं वो जालीदार हैं, रेटिकुलेट हैं, तो वो द्विबीजपत्री होंगे। ये एक डिफरेंस बताया था आपको पहचानने का तरीका। डिफरेंस तो मैंने और भी बताए थे उनके सीड से। उनके अगर सीड सॉफ्ट होती थी तो डाइकोटिलेडन होता था, सीड हार्ड होती थी तो मोनोकोटिलेडन होता था। सीड बताया था। लीफ के थ्रू भी बताया था कि अगर लीफ रेटिकुलेट होगी तो डाइकोटिलेडन होगा, लीफ पैरेलल होगी तो मोनोकोटिलेडन होगा। और अगर आपको ध्यान हो तो एक और पॉइंट बताया था मैंने रूट्स का। मैंने 3 पॉइंट बताए थे, सीड, लीफ और रूट्स के। तो रूट्स में भी बताया था अगर टैप रूट हैं तो वो डाइकोटिलेडन है, और अगर फाइब्रस रूट है तो वो मोनोकोटिलेडन है। तो डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन की बात करते हैं। द्विबीजपत्र होते हैं, एक बीजपत्र होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो गुड़हल, सूर्यमुखी, सरसों और मटर ये डाइकोटिलेडन हैं, और ये उनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। गुड़हल की बात करें तो हिबिस्कस रैसासिनेंसिस, सूर्यमुखी की बात करें तो हिलियांथस एनस, सरसों की बात करें तो ब्रासिका कम्पेसिस्ट्रिस, और मटर की बात करें तो पीसम सैटिवम। मोनोकोटिलेडन ये एक बीजपत्री होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। गेहूँ, मक्का, धान, ज्वार, प्याज ये सभी क्या हैं, मोनोकोटिलेडन। अब आपको अगर पत्तियों से पहचानना हो तो गेहूँ की अगर आप पत्तियाँ देखेंगे तो उनमें पैरेलल रेशे होते हैं। मक्के में, धान में, ज्वार में, ब्याज में ना, गन्ने में, केले में, बाँस में, ताड़ में, ये सब एग्जाम्पल्स बार बार यही रिपीट हो रहे हैं क्योंकि बार बार यही पेपर में आते ही हैं। तो ये इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में इतनी चीज़ें बताई थी, और उसके बाद 2 पॉइंट्स और इन्होंने बताए हैं, उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया और लाइकेन के बारे में समझाया है। तो इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब मैं आपको सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया की। जब मैं आपको यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल बताया था, तो मैंने बताया था यूकार्योटिक में कि ऑल न्यू सेल्स आर यूकार्योटिक एंड ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर प्रोकार्योटिक। तो पहला पॉइंट इन्होंने वही बताया है कि ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकार्योटिक। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जीवाणु सबसे सरल होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रिमिटिव होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये किस जगत में है, ये पादप जगत में रखा गया है। तो यानी कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में एक जो डिफरेंस था कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो अगर ये बैक्टीरिया को प्लांट में रखा गया है, यानी कि इसमें सेल वॉल उपस्थित होगा, तभी तो रखा गया है। तो वही इन्होंने बताया है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इसे पादप जगत में रखा गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया है, मैं जब यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक बताया था तो मैंने बताया था यूकार्योटिक में कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रोकार्योटिक में लेकिन एब्सेंट होता है। तो वही ये बता रहे हैं, गोल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। देखिए, राइबोसोम्स आर डिफरेंट टाइप्स। उनमें से कौन सा राइबोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम का 70S टाइप जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन इनमें प्रायः कैसे होता है, द्विविभाजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एग्ज़ाम्पल, आजकल एग्ज़ाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपको कुछ बैक्टीरिया के एग्ज़ाम्पल्स बताते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस, बैसिलस और स्पाइरोकीट और विब्रियो, जिसमें से विब्रियो से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो
विब्रियो, ये चारों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को ध्यान रखिएगा। स्टेफिलोकोकस, बैसिलस, स्पाइरोकीट, विब्रियो। हिंदी में बात करें तो गोलाड़ू, दंडाड़ू, सर्पिलाड़ू और कोमक्वी। तो एग्जाम्पल्स को इनके ध्यान रखिएगा। उसके बाद लाइकेन की बात करें तो देखिए, जो नम स्थान होते हैं उन नम स्थानों में वृक्षों के तनों पर या चट्टानों पे पाए जाते हैं लाइकेंस। और ये लाइकेंस जो हैं वो दो चीज़ों से मल के बने होते हैं, एल्गी और फंगी। इनके परस्पर सहयोग से बने होते हैं, इसीलिए तो इनको सिम्बायोटिक कहा जाता है। एल्गी फंगी की हेल्प करता है, फंगी एल्गी की हेल्प करता है। तो इस तरह से जब कोई चीज़ बनती है तो वो क्या होती है, सिम्बायोटिक होती है। इसीलिए लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक पौधा है। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लाइकेन किन किन के सहयोग से बना होता है, तो एल्गी और फंगी के सहयोग से बना होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लाइकेन सिम्बायोटिक होता है या असिम्बायोटिक होता है। तो जब एल्गी और फंगी के सहयोग से बना है तो ये सिम्बायोटिक होगा। उसके बाद कवक शैवाल, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। कवक शैवाल को निवास स्थान तथा खनिज पदार्थ प्रदान करता है। यानी कि ये जो फंगी है वो एल्गी को रहने के लिए स्थान और खनिज पदार्थ प्रदान करता है। और इसका शरीर पड़ी या पत्ती सदृश अथवा शाखा युक्त सिकाय थैलस जैसा होता है ना, थैलस जैसा मैं बता रहा था अभी जब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो उसमें बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म है वो थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो शाखा युक्त होता है। तो लाइकेन के बारे में आपको जो ध्यान रखना है, ये एल्गी और फंगी के सहयोग से बना होता है तो सिम्बायोटिक है। और कवक जो है यानी कि फंगी जो है वो एल्गी को निवास स्थान और खनिज प्रदान करता है। उदाहरण की बात करें, पारमेलिया, गाइरोफोरा, ग्रैफिस और असनिया, ये चार एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। पारमेलिया, गाइरोफोरा, ग्रैफिस और असनिया। तो प्लांट किंगडम में जो जो चीज़ें इन लोग ने दी थी उसके बारे में हम लोग ने अच्छे से जान लिया, समझ लिया। तो ये देखिए, सेक्शन जी को आज हम लोग ने ख़त्म किया है। प्लांट्स के बारे में ये इन्होंने जो बताया है उसको डिस्कस किया है, इसको भी डिस्कस कर लिया। और बैक्टीरिया लाइकेन को भी जान लिया है। देखिए, ये बोटेनिकल नेम दिए हुए हैं। बोटेनिकल नेम अभी मैं पढ़ के बोल दूँगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका सोचा है, जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा पर डे 10 क्वेश्चन जैसे कि करा रहा हूँ 10-10 क्वेश्चन, तो उस 10 क्वेश्चंस में मैं लर्निंग करने वाला रोज़ 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो उसी में मैं बोटेनिकल नेम को 3-3, 4-4 करके डिस्कस करूँगा, बार बार करूँगा और आपको अपने आप ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। ये देखिए, ये जो डिवीज़न है इसको भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की आरबीसी की संरचना में एक विशेष समानता होती है। तो मैं आपको बता दूं, स्तनधारियों की बात कर रहे हैं और ये पौधों की बात कर रहे हैं। तो स्तनधारियों और पौधों की आरबीसी में एक डिफरेंस होता है। जो हम लोगों की आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट्स न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट। तो पौधों की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और स्तनधारियों की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये आरबीसी की बात कर रहे हैं, पौधे और स्तनधारियों की। तो एक समानता जो पाई जाती है वो ये है कि केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने कहा है फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं। देखिए, बीज किसमें होता था, एंजियोस्पर्म का मतलब ही मैंने बताया था कि नेक्ड बीज पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म बताया था कि जिम्नोस्पर्म बताया था। जिम्नो का मतलब होता था नेक्ड और स्पर्म का मतलब बीज, यानी कि जिम्नोस्पर्म में तो नेक्ड बीज पाया जाता है। ठीक है। गैम्स की बात करें अगर हम, क्रिप्टोगैम्स, तो क्रिप्टोगैम्स में क्या होता है, ना ही पुष्प पाए जाते हैं ना ही बीज पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैम में ना ही बीज पाए जाते हैं ना ही फूल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो फूल और बीज धारण किया हुआ है। फर्न की बात करें तो फर्न आपने देखा होगा नागफनी जैसा होता है।
तो उसमें भी ना ही फूल पाया जाता है, ना ही फल पाया जाता है और ना ही कोई बीज पाया जाता है। तो इन दोनों में तो फल, फूल और बीज पाए ही नहीं जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, फर्न और क्रिप्टोगैम्स में क्या है, फल और फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज पाए तो जाते हैं लेकिन वो नेक्ड बीज होते हैं। और एक कंडीशन ये भी है, फूल और फल, तो जिम्नोस्पर्म में फूल और फल नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ध्यान रखिएगा, फूल, फल और बीज तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे पौधे जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक हैं, परंतु पुष्प और बीज नहीं बनता, वो किस समूह में वर्गीकृत हैं। देखिए, अभी जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि क्रिप्टोगैम्स ऑफ फर्न। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें फूल, फल और बीज नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें बीजांड भी बनते हैं और वस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। और ये किस वर्ग में जाते हैं, तो ये टेरिडोफाइटा में जाते हैं। तो यहाँ पे यही इन्होंने कहा है कि पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म में तो बीज बनते हैं, चाहे जैसे बनते हों, नेक्ड बीज बनते हों, लेकिन बीज तो बनते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं होगा। पुष्प और बीज नहीं बनते हैं, बीजांड और वस्कुलर टिश्यू है, तो वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। ये जो फर्न एग्जाम्पल है, ये जो क्रिप्टोगैम्स एग्जाम्पल है, ये टेरिडोफाइटा का वर्ग ही है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुष्प और बीज नहीं बनते हैं लेकिन बीजांड भी बनता है और वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक भी पाया जाता है, तो वो टेरिडोफाइटा में आएंगे। एग्जाम्पल पूछ ले तो फर्न, ये देखिए, एजोला फर्न और मार्सिलिया, ये एग्जाम्पल किसके हैं, टेरिडोफाइटा के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप पाए जाते हैं। तो वो थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा में क्या होता है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अनक्लियर होता है, इसको इसीलिए क्रिस्टोगैम भी कहते हैं। और इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है, मतलब कि उनका शरीर एक फिक्स्ड नहीं होता है, कहीं से भी निकलने लगता है। तो मतलब कि शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनक्लियर होता है। और तो ये कैसे समूह में आते हैं, थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनक्लियर होने की वजह से इन्हें क्रिस्टोगैम भी कहा जाता है। तो पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं, तो वो थैलोफाइटा में रहेंगे। तो ये हम लोग ने जी भी कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम लोग एच सेक्शन को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।